आज हम क्लास 12th का रिवीजन करेंगे पहले पार्ट का, बुक नंबर 2 भारतीय जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि संगठन के बारे में। देखिए बच्चों, आज हम जो रिवीजन करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लासेज का फास्टली रिवीजन करेंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक हाफ ईयरली के एग्जाम पास में है। इसके लिए हम जल्द से जल्द सभी कोर्स पूरा करने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। तो यहाँ पर हम प्रश्नों वाइज अपन डिटेल का अध्ययन करेंगे, डिटेल में जानने की कोशिश कम करेंगे। तो सीधे आ जाते हैं मुद्दे पर। भारतीय जनसंख्या वितरण घनत्व एवं संगठन। सबसे पहले तो आपको जनसंख्या की परिभाषा याद होनी चाहिए, क्योंकि जब जनरली छोटा क्वेश्चन बनता है तो जनसंख्या से बन जाता है जैसे कि समय के दो अंतरालों के मध्य किसी क्षेत्र विशेष में लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। यानी किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि की बात कर दे तो समय के दो अंतरालों के मध्य किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यदि धनात्मक परिवर्तन होगा तो जनसंख्या वृद्धि और ऋणात्मक परिवर्तन होगा तो जनसंख्या ह्रास कहलाता है। जैसे किसी क्षेत्र है कोई भी, जैसे ये क्षेत्र अपन ने कर लिया ए और बी, है ना, और यहाँ पर समय के दो अंतराल, ये 2001 की बात कर ली, ये 2011 की बात कर ली, ठीक है। यहाँ पे 2011 और यहाँ पर यहाँ एक लिखने एक और ये 2011, ठीक है। ए स्थान की जनसंख्या 2001 में कितनी थी? जैसे कि मान ले 100 करोड़ थी। बी स्थान की 200 करोड़, 100 करोड़, है ना। यहाँ पर 2000 में 101 करोड़ हो गई और यहाँ पर 99 करोड़ हो गई, ठीक है। तो दोनों में समय के दो अंतरालों के मध्य परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ 100 से 101 हो गई और यहाँ 100 से 99 हो गई। तो ये धनात्मक परिवर्तन और ये ऋणात्मक परिवर्तन, ठीक है। तो ये होता है जनसंख्या का धनात्मक ऋणात्मक परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब यहाँ पर प्रश्न वाइज बात करते हैं, क्योंकि डिटेल में जाने की आपको बुक पढ़ सकते हो। नॉर्मल जो परिभाषाएं आती है वो छोटे प्रश्न आते हैं, छोटे प्रश्नों की क्लास में अलग से लगा दूंगा। तो यहाँ पर श्रम की प्रतिभागिता से क्या आशय है? श्रम की प्रतिभागिता से क्या आशय? श्रम का मतलब होता है श्रमिक जो होते हैं ना, कार्य करते हैं, वो आते हैं श्रम के अंतर्गत। जो जैसे कि टोटल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या में जो श्रमिक होते हैं, श्रमिक कौन कौन से होते हैं? तो सीमांत श्रमिक और एक मुख्य श्रमिक। तो सीमांत और मुख्य श्रमिकों की संख्या, यानी कि कुल जनसंख्या में सीमांत और मुख्य श्रमिकों की जो संख्या होती है उसे श्रम प्रतिभागिता कहा जाता है। जैसे इसको उदाहरण से स्पष्ट कर लेते हैं। किसी क्षेत्र में टोटल जनसंख्या जैसे कि 1 करोड़ है और वहां पर जो मुख्य और सीमांत जो श्रमिक हैं उनकी संख्या मान लीजिए जैसे 1 करोड़ जनसंख्या में इन दोनों की संख्या मिलाकर हो गई 50% जनसंख्या, या 50%, यानी कि हो गई 50 लाख। तो कितनी प्रतिशत होगी? 50। तो इसे कहते हैं श्रम की सहभागिता या श्रम प्रतिभागिता। अगला है, भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या, इतनी विशाल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? यानी कि विशाल जनसंख्या किन राज्यों में है तथा इनके लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं? तो आप सभी को पता है ग्रामीण जो जनसंख्या है कौन से राज्यों में अधिक पाई जाती? ग्रामीण जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, इधर की साइड ज़्यादा पाई जाती है। सिक्किम, है ना। उत्तरी पूर्वी जो भारतीय राज्य हैं उनमें तथा पूर्वी राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण थे पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी ढाल हैं, जिसमें कृषि के ऊपर अपनी जीविका उपार्जन कर लेते हैं। इसी के कारण यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। भारत के हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, सिक्किम है ना, उत्तरी पूर्वी राज्य एवं पूर्वी राज्यों में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या देखने को मिलती है, जिसके लिए प्रमुख कारक क्या है? पहाड़ी ढाल है ना। पहाड़ी ढाल है, रहने की निम्न व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पर लोग ग्रामीण जनसंख्या के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के कौन कौन से राज्य में
अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता दर ऊंची पाई जाती है। तो कौन कौन से राज्य हैं जिसमें श्रम सहभागिता दर ऊंची पाई जाती है? तो ये जो श्रम सहभागिता दर ऊंची कहाँ पाई जाती है? विकासशील देशों की बजाय विकासशील राज्यों में। विकासशील कौन से होते हैं? विकासशील राज्यों की बात कर लेते हैं तो हम विकासशील राज्यों में आते हैं। एक मिनट, इसमें आवाज़ की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, थोड़ी देर के लिए क्लास को डिस्टर्ब करना चाहूँ। हाँ, तो ये आवाज़ की समस्या पूरी हो गई, बीच में आवाज़ कट गई थी, बीच में रुक गई थी, इसलिए। तो बात कर रहे थे हम भारत में कौन कौन से राज्यों में अपेक्षाकृत श्रम सहभागिता दर ऊंची पाई जाती है। तो श्रम सहभागिता दर का मतलब होता है कहाँ पर मजदूरों की अधिक आवश्यकता होती है। श्रम सहभागिता दर का मतलब होता है कहाँ पर मजदूरों की आवश्यकता अधिक होती है। तो मजदूरों की आवश्यकता उन क्षेत्रों में होती है जो विकासशील हो, विकास कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, है ना, प्रगति कर रहे हैं। तो उन क्षेत्रों में क्या होती है? विकास की सहभागिता दर ऊंची पाई जाती है। तो प्रगतिशील राज्य, जैसे कि आपको उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे कृषि कार्य कर रहे हैं, कृषि से फिर वो द्वितीय कार्य मारे, द्वितीय तृतीय कार्य मारे, है ना, किसी कोई फैक्ट्री लग रही है, कोई कंपनी लग रही है ना, उत्पादन कार्य लगातार बढ़ रहा है, तो वहां पर श्रमिकों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। उन क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर अधिक पाई जाती है। तो भारत में अन्य राज्य का मतलब यहाँ किसी राज्य स्पेशल की बात नहीं कर रहा, विश्व की बात कर रहा है। विश्व के अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा सहभागिता दर पाई जाती है, सहभागिता दर की ऊंचा पाया जाता है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? विकास का होना या विकासशील देश का होना। अगला है कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों को सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। कि ये तो आपको पता है कि भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य में संलग्न है, यानी कि जो कृषि सेक्टर है उसमें भारत के श्रमिक है जो सर्वाधिक लगे हुए हैं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि कार्य सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है, और कृषि कार्य सर्वाधिक मात्रा में करने के कारण यहाँ पर श्रमिकों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। और श्रमिक, क्योंकि प्रत्येक कार्य श्रमिकों से होता है, क्योंकि भारतीय जो कृषि है वो पिछड़ी हुई है, भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है। और पिछड़ी हुई होने का मुख्य कारण क्या है? कि यहाँ पर जो आधुनिक उपकरणों का प्रयोग ना करके श्रमिकों का प्रयोग करते हैं, जैसे कटाई करने में, बुआई करने में, निराई करने में, है ना, सभी में श्रमिकों की, मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। मजदूरों के जरिए काम कराया जाता है, मशीनों का प्रयोग कम किया जाता है, इसलिए भारतीय श्रमिकों की सर्वाधिक आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है? कृषि क्षेत्रों में पड़ती है। तो इतना आपको मैं डिटेल में समझा दिया, बाकी आप लिखने के लिए समझदार हो, 12वीं क्लास के बच्चे हो, ठीक है। यदि कोई भी प्रॉब्लम फिर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैं दोबारा आपको रिवाइज करा दूँगा। भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए, भिन्नता के कारणों को बताइए। भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। स्थानिक वितरण का मतलब होता है कहीं पर जनसंख्या घनत्व अधिक, कहीं पर कम, कहीं पर मतलब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए, भिन्नता के कारण बताइए। मतलब भारत में किसी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है, किसी क्षेत्र में कम है, और वो क्यों है, उसके कारण आपको यहाँ पर बताने हैं। तो कारण में जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर नदी है ना। तो एक तो होता है धरातलीय स्थिति, उच्चावच के कारण क्या होता है? जनसंख्या घनत्व कम बढ़ती पाया जाता है। दूसरा क्या है, इसमें आप लिख सकते हो जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक है ना, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आपको मैं डिटेल में बता देता हूं कि जनसंख्या घनत्व को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो सभी इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। क्योंकि स्थानीय क्षेत्र के आधार पर घनत्व में कमी अधिक पाई जाने का प्रमुख कारण क्या होता है? ये होता है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में व्यावसायिक संगठन पर विवरण दीजिए। भारत की जनसंख्या में व्यावसायिक संगठन का मतलब क्या होता है? कि व्यावसायिक रूप से प्राथमिक क्षेत्रों में, द्वितीय क्षेत्रों में, तृतीय क्षेत्र में, चतुर्थ क्षेत्रों में जो संलग्न होती है जनसंख्या, उसके बारे में यहाँ पर बातें की है। तो भारत की अधिकांश जनसंख्या किसमें, कौन से सेक्टर में? कृषि सेक्टर में, है ना। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या कौन से व्यवसाय कार्य करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में करते हैं, कृषि क्षेत्र में। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर जो लगी हुई है द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, चतुर्थ क्षेत्र में आज भी भारत की बहुत कम श्रमिक लगे हुए हैं ना। तो ये व्यवसायिक संगठन का मतलब होता है कौन से क्षेत्र में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक में कौन आता है, कौन सा आता है? कृषि आती है। द्वितीय में कौन से आते हैं? विनिर्माण आते हैं। तृतीय में सेवाएं आती हैं, संचार आती है। चौथे, तो ये जनसंख्या कौन से क्षेत्र में कितनी जनसंख्या लगी हुई है, कितना प्रतिशत लगी हुई है, उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। अगला है, भारत की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक।
जनसंख्या वितरण आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जनसंख्या वितरण क्या होता है? जनसंख्या वितरण का मतलब होता है धरातल पर जनसंख्या का फैलाव। धरातल पर जो जनसंख्या फैली हुई है उसे जनसंख्या वितरण के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या वितरण के कारण क्या है? कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? तो आप सभी को पता है धरातल की स्थिति, धरातल का उच्चावच, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर है ना झील है। तो मैदानों और पर्वतों में जनसंख्या का डिफरेंट पाया जाता है कि पर्वतों में तो जनसंख्या कम पाई जाती है, मैदानों में जनसंख्या अधिक रूप से पाई जाती है। तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद आता है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में जलवायु आ जाती है। ये सभी भौगोलिक में उच्चावच है, जलवायु है। जलवायु जहाँ पर अधिक ठंडी जलवायु पाई जाएगी वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाएगी। जहाँ पर अधिक गर्म जलवायु पाई जाएगी वहाँ पर भी जनसंख्या कम पाई जाएगी। और सम जनसंख्या वहाँ पर पाई जाएगी, सम जलवायु में अधिक मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है। उसके अलावा बात कर ली जाए एक कारक और कि वर्षा की भिन्नता। वर्षा की भिन्नता, जहाँ वर्षा अधिक होगी, जहाँ वर्षा कम होगी वहाँ पे जनसंख्या न्यून मिलेगी। मीडियम वर्षा में जनसंख्या अधिक मात्रा में मिलती है। और बात कर लेते हैं कि धरातल की स्थिति कैसी है? समुद्र तल के पास है, समुद्र तल से दूर है ना। जैसे जैसे समुद्र तल के दूर जाते जाएंगे जनसंख्या का वितरण कम होता जाएगा। और नदी, झीलों, तालाब और समुद्र के पास जनसंख्या का वितरण अधिक देखने को मिलता है। तो ये होते हैं भौगोलिक कारक। दूसरा बात कर लेते हैं मानवीय कारण। मानवीय कारण भी कुछ है, जैसे कि मानवीय कारण की बात कर लीजिए, लड़ाई दंगे नहीं होने चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति आ जाती है, राजनीतिक सुदृढ़ता, आर्थिक सुरक्षा, रोजगार के अवसर, ये सभी क्या करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो टॉपिक वाइज आप इसको याद कर सकते हो। एक बार रिवाइज कराना मेरा उद्देश्य है और आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नों के हिसाब से इसको पूरा करेंगे। तो देखते हैं 7वीं के बाद 8वां क्वेश्चन। अब बात करते हैं 3 टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मुख्य सीमांत और अश्रमिक क्या होता है? मुख्य श्रमिक वो होता है जिसमें वर्ष में 183 दिन, वह व्यक्ति जिसको वर्ष में 183 दिन से अधिक समय तक रोजगार मिले। क्या मिले? रोजगार मिले। रोजगार का मतलब होता है कार्य, काम मिले, तो वो मुख्य श्रमिक कहलाता है। सीमांत श्रमिक क्या होता है? जिसको 183 दिन से कम काम मिले। और अश्रमिक कौन सा कहलाता है? जिसको 183 दिन से काम का बिल्कुल ही काम न मिले, है ना, तो वो क्या कहलाता है? सीमा अश्रमिक। मुख्य श्रमिक 183 दिन से अधिक रोजगार प्राप्त करने वाला, सीमांत श्रमिक 183 दिन से कम रोजगार प्राप्त करने वाला, और अश्रमिक जिसको बिल्कुल ही रोजगार ना मिलता हो। तो ये बात कर लेते श्रमिक की। एक जनसंख्या वृद्धि से संबंधित एक प्रश्न आता है एग्जाम में, अक्सर पूछा जाता है कि 1951 से 81 के दशक को जनसंख्या विस्फोटक वर्ष क्यों कहा जाता है? देखो, भारत में जो 1951 से 81 का जो वर्ष था, इसमें जनसंख्या ने बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि कर ली थी, इसलिए इसको जनसंख्या विस्फोटक काल के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या में 2-3 गुना वृद्धि हुई थी, डबल हो गई थी जनसंख्या, इसलिए इसको जनसंख्या विस्फोटक काल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि भारत में 1951 से 81 के काल को जनसंख्या विस्फोटक काल क्यों कहते हैं? इसके कारण बताइए। तो जनसंख्या वृद्धि अधिक होने के कारण क्या था? सबसे पहले तो था जन्म दर का कम होना। जन्म दर तो अधिक थी, जन्म दर क्या थी? अधिक थी। और मृत्यु दर क्या थी? मृत्यु दर पर कंट्रोल कर लिया था, कम थी। जब शुरुआत की बात करें 1911 से 21 के बारे में, तो 11 से 21 में क्या था? महामारियां थी अधिक, बहुत सारे सूखा, अकाल वगैरह पड़ते थे और सुविधाओं की कमी थी, जिसके कारण क्या होती? जनसंख्या जितनी ज्यादा, जन्म दर भी ऊंची थी तो मृत्यु दर भी ऊंची थी। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची होने के कारण जनसंख्या क्या हो गई थी? घट गई थी, इसलिए इसको जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। उसके बाद में क्या हुआ? 1981 से 21 से 81 के मध्य में क्या हो गया था? जनसंख्या में स्थिरता आ गई। सुविधाओं की कमी हो गई थी ना, उसको सुविधाओं को पूर्ति किया गया, सुधार किया गया, है ना। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई, जिस योजनाओं के माध्यम से जनसंख्या की जो मृत्यु दर उसको कंट्रोल में लाया गया, मृत्यु दर को कमी किया गया, बीमारियों से सुरक्षा की गई, जिसके कारण क्या हो गई? मृत्यु दर तो क्या हो गई? कम हो गई। मृत्यु दर को कम कर दिया गया था, लेकिन उस हिसाब से कम नहीं हुई जिस हिसाब से होनी चाहिए, कि बहुत जो लक्ष्य रखा था, लक्ष्य से कम ही मृत्यु दर कंट्रोल हुई थी। उसके बाद में जन्म दर तो हुई थी, जन्म दर पर कोई प्रभाव नहीं था। तो यहाँ पर जनसंख्या क्या रही थी? ना तो बढ़ी और ना घटी, यानी कि स्थिर रही थी। लेकिन उसके बाद में 1951 से 81 में क्या होता है? जनसंख्या मृत्यु दर तो क्या हो गई? बिल्कुल कंट्रोल में कर ली गई, जन्म दर को कंट्रोल नहीं किया गया, जिसके कारण क्या हो गई? जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, जिसे जनसंख्या विस्फोट काल से नाम से जाना जाता है।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है जिसके बारे में बात करते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़ने लायक है, इस पार्ट से बन जाता है। और क्वेश्चन बनता है भारतीय युवा नीति पर टिप्पणी करो। क्वेश्चन आ जाता है भारतीय युवा नीति पर टिप्पणी करो। तो भारतीय युवा नीति जो घोषित की गई थी 2014 में घोषित की गई थी भारतीय युवा नीति, ठीक है, घोषित की गई थी 2014 में। तो भारतीय युवा नीति 2014 में घोषित की गई थी, ठीक है, भारतीय युवा नीति 2014 में घोषित की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों घोषित की गई थी, इसमें क्या क्या कार्य किए गए थे, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो भारतीय युवा नीति 2014 में का मुख्य उद्देश्य क्या था, युवाओं को सुदृढ़ करना, युवाओं को सबसे पहले तो संगठित करना, लक्ष्य निर्धारित करना, युवाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, रोजगार उपलब्ध कराना, है ना, संगठित करना, सुसज्जित करना, सुअवसर प्रदान करना, सुअवसर प्रदान करना, सुअवसर प्रदान करना। इसके अलावा क्या किया गया था कि जो भारतीय युवा हैं उनमें नई चेतना का प्रसार किया गया था, लोगों को युवाओं को आगे बढ़ने, अपने रोजगार उपलब्ध कराने, देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अग्रसित किया गया था। साथ ही महिलाओं के लिए भी, बालिकाओं और महिलाओं के लिए भी क्या किया गया था, प्रावधान किए थे। बालिकाओं और महिलाओं के लिए भी, महिलाओं के प्रति जो भेदभाव हो रहे थे, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा था, उनको शिक्षित करना, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना आदि कार्य इसके अंतर्गत किया गया था। बालिकाओं महिलाओं को सशक्तिकरण, बालिकाओं महिलाओं सशक्तिकरण, रोजगार, युवाओं के रोजगार, है ना, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, ये बहुत सारे कार्यक्रम भारतीय युवा नीति के तहत ही चलाए गए। स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाए गए थे, है ना, आपने देखो स्टैंड अप इंडिया, स्किल ऑफ इंडिया, ये सभी कार्यक्रम इसी को ध्यान में रखते हुए कराए गए थे। भारतीय युवा नीति बनाई गई थी जिसके अंतर्गत देश के युवाओं को बढ़ाने का प्रयास किया गया था, उसको रोजगार उपलब्ध कराने और देश का विकास करने के लिए कार्य किए गए थे। बाकी आपकी बुक में जो पढ़ सकते हो आप, मैंने आपको इसका निजी जो सार था वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगला जो टॉपिक है, अगले टॉपिक के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। आज की क्लास बस यहीं तक समाप्त होती है। कृषि घनत्व, काय घनत्व, स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया 2015, जनसंख्या संगठन, भाषाई संगठन और जनसंख्या को नियंत्रित करने के कारण उपाय, ये सभी अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय, सभी को ध्यान में रखते हुए सभी ध्यान रखिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगली क्लास को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। क्लास को बहुत ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।